Okay, good morning students. Yesterday we had studied a format of notice writing. Today I'll show you how basically notice is written in that format. ठीक है, तो उसको पहले हम एक बार देख लेते हैं. कल मैंने जैसे आपको बताया था कैसे लिखना था. तो सबसे ऊपर ऑन द टॉप सबसे पहले क्या था याद है आपको? मैंने कहा था नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन. सब नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक दिस, लव कुश सीनियर. देखिए पहला पंक्चुएशन आया. सेकेंडरी स्कूल. ओके, अब आप देख रहे हो मैंने आपको कहा था सलूम्बर आप लिखना है. सलूम्बर नहीं आ रहा है यहाँ पे, जैसे मेरे नहीं आ रहा है. दिस इज नो प्रॉब्लम. सलूम्बर आप यहां लिख सकते हैं. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. अब आपको लिखनी है डेट. कैपिटल में लिखिए, स्मॉल लिखो, नो इश्यू. August 7, 2020. This was the first format. Either you can write also like this. ऐसे भी लिख सकते हो. ओके, सो इट डिपेंड्स आप कैसा लिखना चाहते हो. बेस्ट इज लाइक दिस. जो नोटिसेस लिखे जाते हैं वो इस तरीके से लिखे जाते हैं. सो दिस इज डेट August 7, 2020. देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट इज देखिए वी आर नॉट यूज टू राइट इन कैपिटल लेटर्स, राइट. सो एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसको आपको पहले प्रैक्टिस करना है. जैसे अभी आपने देखा मैंने ओ लिखने गया, मैंने स्मॉल लिख दिया. ओके, ये हमारा हैबिट में होता है. सो वी आर नॉट इन हैबिट टू राइट इन कैपिटल लेटर्स, बट वी हैव द हैबिट टेंडेंसी ऑफ राइटिंग इन स्मॉल लेटर्स. सो वेन एवर वी राइट एनीथिंग इन कैपिटल लेटर, व्हाट हैपेंस दैट ग्रेजुअली some letters may be written in second small letters. Okay, so you will have to practice about this thing to write in capital letters. So this is notice. Now comes the subject. Subject means notice किसके बारे में बोला गया है. मैं एक जस्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ, ब्लड डोनेशन कैंप. तो आपको इस तरीके से करना है. सो दिस इज द टाइटल. अब आपको ने देखा मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है. मिस्टेक ये करी है कि मैंने जब लिखा इसको वहाँ लिखा. यही होता है जब आपको प्रैक्टिस करनी होती है. तो इट इज़ नोन एज सिमेट्री. ब्लड डोनेशन कैंप. सो द थिंग शुड लुक गुड. देखिए अब अच्छा लग रहा है ये. अब बीच में है आपका कंटेंट. ये कंटेंट कैसे लिखना है, दैट इज सेकंड थिंग. पहले आप ये समझ लीजिए. अभी अब जैसे मैंने आपको बताया था नेम, रवि जोशी. प्रेसिडेंट यूथ क्लब. समझ में आ गया आपको? अब जब ये बन जाएगा, नाउ ट्राई टू ड्रॉ अ बॉक्स. जब आप इसके बाद बॉक्स करोगे ना, सो इट विल लुक गुड. अब देखिए यहां से जो आपका जो गैप है वो भी आपको देखना है. सो दिस इज द बॉक्सिंग. आपको समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको एक नोटिस को कंप्लीट करना है. इसके अंदर आप देख रहे हैं सब कैपिटल में लिखा हुआ है, और कैपिटल के साथ में लिखते हुए यूज़ ऑफ पंक्चुएशंस प्रॉपर वे में कैपिटल लिखने का आपको अभ्यास करना होगा. तो इसको आप एक बार बना करके देखने की कोशिश करना. जब ये आप बनाओगे तो मैंने आपको जैसे बताया कि यू विल हैव सम प्रॉब्लम, फेस सम प्रॉब्लम इन राइटिंग कैपिटल लेटर्स बिकॉज वी आर यूज्ड टू राइट इन स्मॉल लेटर्स. तो इसको थोड़ा थोड़ा लिखोगे ना तो आपको वो हैबिट फॉर्म हो जाएगा. इन अवर नेक्स्ट क्लास मीन्स इन अवर थर्ड पार्ट I will explain you how to write the content in the easiest way possible. And till then just try to look. I'm just again coming out of the frame. आप देख पा रहे हो इस वीडियो को, तो इसमें आप इसको बनाने की घर पे ही कोशिश करना. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कंटेंट पढ़ेंगे. ओके, टिल देन गुड बाय.
Good morning student. So this is our new lesson, competition. Competition amongst other forms of the market. Competition मतलब प्रतिस्पर्धा. हिंदी मीडियम वाले भी ये लेसन, दोनों ही मीडियम को सेम ही लेसन है, तो आप इस बात का ध्यान रखें. कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा फर्मों के बीच में, फर्म या मार्केट. फर्म मतलब फर्म तो आपको पता ही है, व्यापारिक फर्म जो होते हैं. मार्केट मतलब बाजार. बाजार किस किस तरह के होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, और उन बाजारों को भी एक दूसरे से कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो ये अपना पार्ट 1 है. आज ही शुरू कर रहे हैं लेसन. तो पहला इसका जो बाजार है वो है मोनोपोली मार्केट. मोनोपोली मार्केट को हिंदी में बोलते हैं एकाधिकारी बाजार, एकाधिकारी बाजार या एकाधिकार बाजार. ठीक है, ध्यान से इसे समझना है. ये लेसन समझने पे डिपेंड करेगा आपकी. ये रट्टा, देखो इकोनॉमिक्स ऐसा है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है अभी तो जो चल रहा है वो ठीक है और रट्टा मार लेंगे और एग्ज़ाम दे देंगे, तो ये बात तो आप अपने दिमाग से निकाल ही लेना. अगर आप सोच रहे हैं ना कि अकाउंट को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इको को समझने की भी ज़्यादा ज़रूरत है. क्यों ज़रूरत है ज़्यादा? क्योंकि इको सिर्फ रट्टा मारने से आपको याद भी होने वाला नहीं है, और अगर ये समझ में आ गया ना तो आपको रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है. बिना रट्टा मारे आप इसका आंसर लिख के आ जाओगे. इसलिए समझने पे ज़्यादा ध्यान दो. पूरा इकोनॉमिक्स समझने पे है. बीओ ऐसा है कि आपको थोड़ा समझोगे तो ठीक है, बाकी रट्टा भी मार के लिख भी सकते हो, लेकिन इको में रट्टा मारना बड़ा मुश्किल है. ये बात ध्यान में रखना है ना. जैसे अकाउंट में तो रट्टा मारने जैसा कुछ है ही नहीं, समझना ही पड़ेगा. तो इको में भी वही सिचुएशन है ना. और इको बहुत टफ पड़ जाता है अगर वो बच्चा समझेगा नहीं स्टार्टिंग से. तो आप समझो इस चीज़ को, समझने पे ज़्यादा ध्यान दो. हिंदी मीडियम वाले तो प्रतिस्पर्धी बाजार में पहला टॉपिक अपन ने क्या लिया है, एकाधिकारी बाजार. इंग्लिश मीडियम मोनोपोली मार्केट. अगर कुछ बच्चे नए हैं इस ग्रुप में, जैसे मैंने कुछ बच्चों को जोड़ा है इन ग्रुप्स में, नए बच्चों को जिनका न्यू एडमिशन हुआ है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप मुझे उसी ग्रुप में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं. अगर कोई क्वेरी है, मेरा फ़ोन नंबर है, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, बस टाइमिंग का ध्यान रखना है. ये नहीं कि हर किसी टाइम पे आप फ़ोन कर रहे हैं. और यहाँ पे आप समझने की भी कोशिश करें. नोट्स भी मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगी. तो मोनोपोली मार्केट या एकाधिकारी बाज़ार वो बाज़ार होता है जिस बाज़ार में विक्रेता मतलब सेलर, विक्रेता मतलब सेलर, वो एक ही होता है. कैसा होता है? एक. और क्रेता मतलब खरीदार, मतलब कस्टमर, वो जो होते हैं बहुत सारे होते हैं. मतलब खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं और बेचने वाला एक ही होता है. ऐसे बाज़ार को बोलते हैं मोनोपोली मार्केट. या ऐसे बाज़ार में एक ही फर्म होता है जो कोई पर्टिकुलर चीज़ बेच रहा है. मतलब ऐसे तो बहुत सारे उस बाज़ार में बहुत सारे फर्म्स होते होंगे, लेकिन अलग अलग चीज़ें बेचते होंगे. सेम चीज़ कोई नहीं बेचता होगा. एक चीज़ एक ही फर्म बेचता होगा या एक ही जन बेचता होगा, और उससे जिसको चीज़ चाहिए सब लोग आके खरीदते होंगे. ठीक है, और ऐसे मार्केट में देख लेते हैं. इसका थोड़ा बुक के हिसाब से भी, थ्योरी के अकॉर्डिंग भी अपन चलते हैं. मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ अ गुड्स विथ नो क्लोज सब्सटीट्यूट. सिंगल सेलर होता है और उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता. क्लोज सब्सटीट्यूट मतलब वैसा ही प्रोडक्ट, उस जो प्रोडक्ट उसके पास है सेम वैसा ही प्रोडक्ट किसी और के पास नहीं होगा. मतलब उसका सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है. सब्सटीट्यूट मतलब उसकी जगह पे इस्तेमाल किया जा सके, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं होगा. बेचने वाला एक ही होगा. ओनली वन सेलर और वन पर्सन प्रोड्यूस द गुड्स. एक ही आदमी होगा बेचने वाला या बनाने वाला, जो वो उस गुड्स को बनाता होगा या बेचता होगा, और कोई फर्म या दूसरी जो कंपनी है वो नहीं बनाती होगी. उसको बोलते हैं मोनोपोली मार्केट. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली मतलब इसकी विशेषताएं.
ठीक है, कैसी होती, कैसा होता है उसको अच्छे से और जान लेते हैं। ओनली वन सेलर, वन प्रोड्यूसर और वन सप्लायर, मतलब एक ही बेचने वाला या एक ही बनाने वाला या एक ही सप्लाई करने वाला होता है और उससे ज़्यादा वहाँ पे नहीं होते। प्रोड्यूस दैट टाइप ऑफ गुड विच हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट, ऐसा गुड्स प्रोड्यूस होता है या ऐसा गुड्स बनता है या बेचा जाता है जिसके जैसा दूसरा कोई गुड्स कोई दूसरा आदमी नहीं बेच रहा होता या बना रहा होता। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी लेस। क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि कोई और प्रोडक्ट के बेचने या खरीदने का असर उस पे नहीं हो रहा होता क्योंकि वो उसके जैसा होता ही नहीं है। मोनोपोली फर्म इज इन, क्रॉस इलास्टिसिटी का ये भी मतलब है कि यहाँ पे अगर कीमत बढ़ जाती है तो भी लोग इतना कम नहीं करते उसको खरीदना। नॉर्मली क्या होता है, कीमत बढ़ती है तो लोग कम खरीदते हैं, कीमत कम होती तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं। पर यहाँ पे क्या, वो एक ही जन बेच रहा है, अब वो ज़्यादा कीमत पे बेच रहा हो तो भी अगर आपको ज़रूरत है ही तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, और कम कीमत पे बेच रहा हो तो भी आपको जितनी ज़रूरत है आप खरीदोगे। ठीक है, मतलब आपको और कोई रास्ता नहीं, इसलिए यहाँ क्रॉस इलास्टिसिटी नहीं होती। मोनोपोली फर्म इज इंडस्ट्री इटसेल्फ, इट मीन्स देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो एकाधिकार बाजार है या मोनोपोली मार्केट है वही बना भी रहा है वही बेच भी रहा है, मतलब यहाँ एक आदमी में और एक इंडस्ट्री में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है, उसी को इंडस्ट्री मान लिया जाता है। डिमांड कर्व फॉर द कॉमोडिटी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, it indicates that more quantity can be sold only by lowering the market price. In this way, MR curve of monopolist is below the AR curve and demand curve. यहाँ पे ज़्यादा अगर आपको बेचना है अपना प्रोडक्ट तो एक ही तरीका है कि आप थोड़ा प्राइस कम कर दो, लोग ज़्यादा खरीद लेंगे क्योंकि उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। आपने थोड़ा भी प्राइस कम किया तो बहुत ज़्यादा लोग खरीदना शुरू कर देंगे। ये यहाँ पे ज़्यादा बेचने का ये तरीका है। मोनोपोलिस्ट कैन डिटरमाइन ईदर क्वांटिटी और प्राइस नॉट बोथ एट टाइम। ये जो होते हैं एकाधिकार बाजार, यहाँ पे एक टाइम पे एक ही चीज़ होती है, या तो कीमत बढ़ती है या घटती है या फिर उसकी मात्रा बढ़ती है या घटती है। दोनों चीज़ें आप एक साथ नहीं बदल सकते, मात्रा और कीमत। मतलब 10 रुपये में 1 किलो मिल रहा था तो अब आप 12 किलो में 12 रुपये में 1 किलो बेच सकते हो, लेकिन ये नहीं कर सकते कि 12 रुपये में आधा किलो बेच रहे हो। यहाँ तो मात्रा भी बदल गई और कीमत भी बदल गई, तो दोनों चीज़ें एक साथ एकाधिकार बाजार में नहीं बदलती। मात्रा और कीमत एक साथ नहीं बदलेगी, दोनों में से कोई एक चीज़ ही बदलेगी या एक के बाद एक चीज़ ही बदलेगी। ठीक है, ये इसका रूल होता है किसका, मोनोपोली मार्केट का। मोनोपोलिस्ट कैन डिटरमाइन ईदर क्वांटिटी और प्राइस। हाँ, ये तो मैंने बता दिया आपको। इसके बाद है द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोनोपोलिस्ट इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इनका भी मकसद जो होता है, जो इनका गोल होता है, जो इनका इन्हें जो अचीव करना होता है वो प्रॉफिट ही अचीव करना होता है। मतलब इनका मकसद प्रॉफिट कमाना ही होता है। इनका जो ध्येय होता है, जो इनका गोल होता है वो प्रॉफिट कमाना ही होता है। मतलब किसी न किसी तरह से प्रॉफिट कमाना है, कोई भलाई के लिए काम नहीं करते हैं, ये प्रॉफिट कमाने के लिए ही काम करते हैं एकाधिकार बाजार या मोनोपोली मार्केट। देयर आर लार्ज बैरियर और ऑब्स्टिकल फॉर एंट्री इनटू इंडस्ट्री। देखो ये बात समझने की है, यहाँ बोला गया है कि यहाँ पे नए फर्म जब आते हैं इस मार्केट में, पहले एक फर्म बेच रहा है कोई चीज़, सेम वैसा ही बेचने वाला अगर कोई दूसरा फर्म आ रहा है उस मार्केट में तो उसको इजीली एंट्री नहीं मिलती। इजीली एंट्री नहीं मिलती होगी तभी तो एक ही फर्म रहता है, नहीं तो अगर वो अच्छा कमा रहा है तो उसको देख के कोई दूसरा सेम धंधा चालू नहीं कर देगा, भाई ये अच्छा कमा रहा है मैं भी चलो ये बिजनेस चालू कर देता हूँ या ऐसा बनाना शुरू कर देता हूँ तो मैं भी अच्छा कमाने लग जाऊँगा, ऐसे तो कोई भी सोचेगा। पर जल्दी से उन्हें वैसे मार्केट में एंट्री नहीं मिलती। इसके कुछ कारण होते होंगे, लाइसेंस का होगा या फिर कच्चा माल जो उसी के पास होगा किसी और के पास नहीं होगा, इसलिए वो आसानी से बना के बेच रहा है और दूसरे नहीं बेच पाते होंगे। तो इस तरह की कुछ रुकावटें, कुछ हर्डल्स आते हैं
इसीलिए नया फर्म्स उस मार्केट में एंटर नहीं कर पाता। तो ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक मोनोपोली मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक या इसकी विशेषताएं या ये किस तरह का है। ठीक है, सोर्स ऑफ मोनोपोली और फाउंडेशन ऑफ मोनोपोली पावर, कैसे ये बाजार बनता है, क्या होता है वो देखते हैं। कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ऑन रॉ मटेरियल विच इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इट्स कमोडिटी। रॉ मटेरियल पे इसका ज़रूर कंट्रोल होता होगा, तभी यही बेच पा रहा है, यही बना पा रहा है, दूसरे बेच नहीं पा रहे हैं। इसी तरह से मार्केट बनता होगा। गवर्नमेंट में ग्रांट लाइसेंस फॉर प्रोडक्ट एंड सेल ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, या फिर गवर्नमेंट जो है वो सबको लाइसेंस इजीली नहीं देती होगी जिस कारण से मार्केट बना। या फिर दिस पर्टिकुलर फर्म इज प्रोड्यूसिंग द गुड्स एट लोअर कॉस्ट एंड इट इज रीपिंग इकोनॉमिक फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। दिस रिस्ट्रिक्ट्स अदर फर्म टू एंटर इनटू द मार्केट। या फिर ये सस्ते भाव पे बेच पा रहा है तो लोग इसी से खरीद रहे हैं, दूसरे किसी फर्म से खरीद नहीं रहे, जिससे यही टिका हुआ है, जमा हुआ है, और बाकी जो फर्म आते हैं वो टिक नहीं पाते। ऐसे मतलब ये 3 रीज़न है जिसके कारण से ऐसा मार्केट बनता होगा। ठीक है, या बनता है नॉर्मली, यही इनमें से कोई 3 कारणों में से कोई कारण हो सकते हैं। आगे अपन देखेंगे एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इन मोनोपोली। देखो रेवेन्यू AR/MR देखा होगा आपने, तो यहाँ पे जो R है इसका मतलब होता है रेवेन्यू, और रेवेन्यू का हिंदी में मतलब होता है इंग्लिश में भी एक और मतलब देखते हैं पहले, अर्निंग। अर्निंग मतलब कमाई, और हिंदी में इसको बोलते हैं आगत या आवक। आवक बोलते हैं ना, मतलब जो पैसा आया, या रिसीप्ट्स या कमाई। ठीक है, ये सारे इसके मतलब है, किसके? रेवेन्यू के। ये सारे रेवेन्यू के मतलब है, मतलब कमाई। अब इसमें AR आपने देखा होगा, AR ये रहा, AR और MR। AR का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज मतलब एवरेज अपन जैसे निकालते हैं, सारी संख्याओं को जोड़ के नीचे उसके नंबर से भाग देते हैं, वो एवरेज होता है। MR का मतलब है मार्जिनल, मतलब किस मार्जिनल से ये रेवेन्यू बढ़ता या घटता है, उसे बोलते हैं MR। ठीक है, TR का मतलब होता है कुल रेवेन्यू। अभी देखो इस सारणी से अपन समझेंगे, सारणी पे ध्यान दो। प्राइस जब 9 रुपये, कितना है प्राइस? 9 रुपये, तब क्वांटिटी कितनी बिकी? क्वांटिटी मतलब मात्रा, कितनी बिकी? 0। तो कुल आगत मतलब कुल कमाई कितनी हुई? 0 हुई, बिका ही 0, तो 0 ही कमाई हुई। और MR तो कुछ हुआ ही नहीं, डैश मतलब 0 ही है। जब प्राइस 9 से 8 हो गई, कम हो गई प्राइस, 9 से 8 हो गई, तो क्वांटिटी बिकी 1। कितनी बिकी? 1। चलो बिकी तो सही, पहले तो 0 थी, तो 1 बिकी है, 1 है 8 रुपये की, तो कुल कमाई कितनी हुई? 8 रुपये ही हुई। और मार्जिन भी अपना पहले 0 ही था, तो 0 से 8 हुआ, तो इन दोनों के बीच में का गैप कितना है? 8 ही है, तो MR भी कितना आया? 8। अगला देखो, प्राइस और कम कर दिया, 7 कर दिया, तो क्वांटिटी बिक गई 2। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि इस मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा कब बेचा जा सकता है? जब आप जितना प्राइस कम करोगे लोग ज़्यादा खरीदेंगे। जब यहाँ पे कीमत हो गई 7, तो बिका कितना? 2 बिक गए। अब 2 बिके, एक का भाव 7 है, तो 2 बिके हैं, तो 2 को 7 से गुणा कर दो, तो कुल कमाई कितनी हुई अपनी? 14 रुपये। तो ये है अपना कुल आगत, मतलब टोटल रेवेन्यू। जब टोटल रेवेन्यू 14 है, ठीक है, पहले था 8, तो 14 में से 8 गया तो 6, इस तरह से MR। तो ये था अपना सारणी, जो बाकी की हम अगले अपने वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, और इसी को आप रिपीट कीजिएगा। कैसे हैं आप? आज हम देखेंगे 5 कंडीशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
यानी कि जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे उसकी 5 कंडीशंस होंगी, जिनके बारे में हम कंडीशन या टर्म जो भी हैं वह 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। x एंड y आर पार्टनर, x और y पार्टनर हैं। किस रेशो में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2, यानी कि इनका लाभ हानि अनुपात 3:2 है। उसके बाद इन्होंने बताया क्वेश्चन में, इन्होंने जो पूंजी लगा रखी है, कैपिटल लगा रखी है, x ने लगा रखी है 2 लाख रुपए और y ने लगा रखी है 1 लाख रुपए। यानी कि अपने सामने ये क्वेश्चन है कि x और y दो पार्टनर हैं और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और उन्होंने जो कैपिटल लगा रखी है बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस कर रखा है वो है 2 लाख और 1 लाख रुपए। अब देखते हैं टर्म 1, कंडीशन 1। कंडीशन 1 क्या कहती है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रही है कि यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई भी प्रोविजन नहीं है, तथा वर्ष के लाभ है 60,000 रुपए, है ना, 60,000 रुपए वर्ष के लाभ है। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹60,000। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं दे रखा है और प्रॉफिट कितना है 60,000। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा अपने पास और हर टर्म के हिसाब से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ देखेंगे आईओसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ देखना है कि आईओसी के बारे में जब डीड के अंदर कुछ नहीं कहा है तो आपका आईओसी देना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये 60,000 है, इसमें से इंटरेस्ट नहीं माइनस करेंगे और इस 60,000 को सीधा रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट बनाएंगे P&L appropriation account particular amount P&L appropriation account फॉर्मेट बनाएंगे, फिर उसके बाद अंदर लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट। ये BR साइड है और ये CR साइड है ना। चलिए प्रॉफिट अपने को कितना हुआ है साल के एंड में 60,000, तो उसको किधर लिखेंगे? डेबिट या क्रेडिट? वेरी गुड, क्रेडिट साइड। किस नाम से लिखेंगे? बाय P&L अकाउंट और ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट कितना है 60,000। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि आपको आईओसी के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, यानी कि पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹60,000, यानी 60,000 रुपए का आपका प्रॉफिट है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। किसके बारे में? पूंजी पर ब्याज के संबंध में। तो पूंजी पर ब्याज नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। तो 60,000 को सीधा जो बांटेंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांटेंगे। इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है 3:2, यानी कि 60,000 को इन दोनों साझेदारों में 3:2 में बांटेंगे। तो चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में। अपने पास 60,000 का प्रॉफिट है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना 3:2 का मतलब हुआ 3/5, यानी कि 3 और 2 मिला के 5 होते हैं, यानी कि टोटल 60,000 के 5 टुकड़े करने हैं। तो 3 जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा x का पार्ट और सेम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे y का आ जाएगा। तो y का आएगा 60,000 इंटू अब y का कितना पार्ट है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2/5, यानी 5 में से 2 पार्ट तो देंगे वो y के आ जाएंगे और 5 में से 3 पार्ट जो देंगे वो x के आ जाएंगे। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएंगे 12,000, है ना। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12, यानी 12 5 जा 60,000। तो 12,000 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा 36,000। ये 36,000 रुपीज प्रॉफिट किसके जाएगा x के अकाउंट पे और y के 60,000 इंटू 2। तो वही कैलकुलेशन बार बार नहीं करनी है। जब 5 को आप 60 से पहले डिवाइड किया था 12,000 आया, तो नेक्स्ट 5 को 60 से वही डिवाइड करोगे कितना आएगा 12,000। 12,000 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 24,000, यानी कि ये अपना वर्किंग नोट हो गया। क्या हो गया वर्किंग नोट। आप तो ऑर्डर भी कर सकते हैं। 36,000 और 24,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये 36,000 यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये किसके अकाउंट में जाएगा 36 एक्स के अकाउंट में, तो यहाँ लिख देंगे तो एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई के तो 2 वाइज
कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, वाई कितने 24,000। चलिए अब इस क्वेश्चन को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ है 60,000 की टोटल और यहाँ भी है अपने पास 60,000 की टोटल। तो ये था टर्म 1 के हिसाब से क्वेश्चन दोस्तों। टर्म 1 या कंडीशन 1 क्या कह रही थी कि आपके आईओसी एब्सेंट है, पार्टनरशिप डेट के अंदर कुछ नहीं दे रखा है और प्रॉफिट है आपके पास 60,000। तो आपने 60,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में, यानी कि जो उनका लाभ हानि है। अगर सपोज यहाँ लाभ हानि अनुपात नहीं दिया होता तो ये प्रॉफिट इक्वल में बांटा जाता है ना। तो हमने क्या बनाया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। P&L एप्रोप्रिएशन में 60,000 प्रॉफिट का हमने सबसे पहले लिखा, फिर 60,000 को हमने इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट करने का देखा तरीका आपने, 60,000 लिखना है, एक्स को कितना देना है, वाई को कितना देना है, मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास 36 और 24,000 है। 36 और 24,000 36 एक्स के अकाउंट में लिखे गए और वाई के अकाउंट में 24,000 लिखे गए। इस तरह से हमारी टर्म 1 कंडीशन कंप्लीट हुई। अब देखते हैं टर्म कंडीशन सेकेंड। चलिए अब कंडीशन सेकंड के बारे में देखते हैं। कंडीशन सेकंड क्या बोल रही है, लेकिन क्वेश्चन अपना वही है। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, इस रेशियो में पार्टनर है, यानी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3 और 2 और उनकी कैपिटल कितनी है 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, लेकिन अपनी कंडीशन अब चेंज हो गई है। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट वाली कंडीशन के अंदर आईओसी एब्सेंट था और इसमें प्रॉफिट था, लेकिन अब क्या हो रहा है, आईओसी जो है वो 10% पर एनम, यानी पार्टनरशिप डील के अंदर 10% पर एनम आपको ब्याज देना है, इस डील के अंदर लिखा हुआ है ना। पर एनम का मतलब होता है वार्षिक, पर एनम यानी कि पर एनम, एनम का मतलब होता है वर्ष। फिर नेक्स्ट बता रखा है लॉस, लॉस कितना दे रखा है 60,000, यानी कि 60,000 रुपए का लॉस हो गया है। जबकि पहले वाले क्वेश्चन में, पहले कंडीशन में क्या था कि प्रॉफिट हो रहा था, है ना। तो यहाँ पर पहले जब प्रॉफिट हो रहा था अपने क्रेडिट साइड में लिखा है, लेकिन अब जब लॉस हो रहा है तो हमको क्या करना है, डेबिट साइड में लिखना है। तो डेबिट साइड में किस नाम से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू P&L अकाउंट और यहाँ लिखेंगे नेट लॉस। कितना अमाउंट है 60,000, यहाँ लिखेंगे 60,000 रुपए। बस दोस्तों एक ही चीज ध्यान में रखनी है, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में लिखना है P&L अकाउंट के नाम से, लॉस है तो आपको डेबिट साइड में लिखना है P&L के नाम से। तो 60,000 रुपए आपने P&L के नाम से लिखा, नेट लॉस, है ना। अब यहाँ ध्यान से देखना है कि लॉस की कंडीशन में ये क्या आईओसी 10% पर एनम आपको देना है, ये क्या चार्ज ऑन प्रॉफिट है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है नहीं, चार्ज ऑन प्रॉफिट नहीं है, यानी कि लाभों पर प्रभार नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर आपके पास प्रॉफिट हो तो ही आपको इंटरेस्ट देना है, लॉस की कंडीशन में इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो बताइए क्या आप इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर्स को, एक्स और वाई को देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लॉस की कंडीशन में अपन इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो लॉस है ये साझेदार बेयर करेंगे, यानी वहन करेंगे। किस रेशो में वहन करेंगे, अगर प्रॉफिट ये रेशो है तो लॉस भी यही रेशो होगा, यानी 3:2 में बेयर करेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कैसे निकालेंगे। तो चलिए एक्स का भी निकाल लेते हैं और वाई का भी निकाल लेते हैं। कितना लॉस है 60,000, यहाँ लिखेंगे 60,000, ठीक है, इनटू अब ये 60,000 के कितने पार्ट करने हैं 3+2, कितने हो जाते हैं 3+2 5, यानी कि डिवाइड बाय 5 और x कितना बेयर करेगा उनमें से 3, है ना, तो 3/5। नेक्स्ट y के लिए 60,000 इंटू डिवाइड बाय 5 और मल्टीप्लाई y का देखो y का क्या हिस्सा है 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2। तो चलिए इसको निकालते हैं, वही 5 12 60, 12,000 और 12,000 इंटू 3 करेंगे, कितना आएगा 36,000, ठीक है 36,000। नेक्स्ट इसका निकालेंगे सर, वही बार बार कैलकुलेट नहीं करना है, 12,000 इंटू 2 यहाँ आ जाएंगे आपके 24,000, तो 36,000 एंड 24,000। अब क्या करना है आपको 36,000 और 24,000 लिखना है क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे बाय किस पार्टनर को देना है, एक्स और वाई दोनों को देना है, यहाँ लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाई कैपिटल अकाउंट, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और बाय वाई कैपिटल अकाउंट। एक्स को कितना देना है 36,000, यानी लॉस इसको बेयर करना है 36,000 वहन करना है और इसको करना है 24,000।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अपना 60,000 को हमने x और y को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब हमारे पास अमाउंट जो बचेगा 60,000 एंड इधर भी 60,000। तो इस तरह से हमारी सेकंड कंडीशन कंप्लीट हुई। आप चाहो तो घर पे क्वेश्चन कर सकते हैं, बस आपको क्या चेंज करना है, प्रॉफिट चेंज कर दीजिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसको चेंज कर दीजिए और आप क्वेश्चन तरीका यही रखिए, कैसे सॉल्व करना है आपको। ये 60,000 लॉस है तो इस कंडीशन में करना है, प्रॉफिट था तो पहले वाली कंडीशन के हिसाब से करना था, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 क्या बोल रही है आपके, कंडीशन 3 आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम आपको देना ही देना है, लेकिन अब आपके जो लॉस है 60,000 का वो लॉस ना हो करके अब आपके हो जाएगा प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, यानी कि थर्ड कंडीशन में आपके पास प्रॉफिट है और आपको आईओसी भी देना है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जिसके अंदर प्रॉफिट तो था लेकिन आईओसी एब्सेंट था। सेकंड कंडीशन में आईओसी तो था लेकिन लॉस था। थर्ड कंडीशन में प्रॉफिट भी है और आईओसी भी है ना। तो यहाँ देखिए आपके पास कंडीशन थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, किस पर देना है, इसी 2 लाख और 1 लाख पर देना है, ठीक है। और प्रॉफिट कितना है, 60,000 का है। तो वही क्वेश्चन अपना है, कंडीशन सिर्फ चेंज हो रही है। क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई दो पार्टनर है, इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है 3:2 यानी कि 3:2 में है और उनकी पूंजी कितनी है, पैसा कितना है, कैपिटल कितना है, 2 लाख और 1 लाख। अब देखिए यहाँ कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन में सेट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है, प्रॉफिट है, वेरी गुड। तो प्रॉफिट को किधर लिखेंगे, क्रेडिट या डेबिट, चलिए बताइए जल्दी जल्दी। क्रेडिट साइड में लिखेंगे या डेबिट साइड में, वेरी गुड, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे, बाय इंडियन अकाउंट नेट प्रॉफिट, कितना 60,000। अब दोस्तों देखना ये है कि 60,000 का आपके पास प्रॉफिट है और आईओसी भी आपको देना है 10% पर एनम। तो चलिए 10% पर एनम निकालते हैं। 2 लाख का 10% कितना होगा, निकालिए, चलिए कैलकुलेट कीजिए। 2 लाख, चलिए नहीं आ रहा है, निकालते हैं। सबसे पहले देखिए एक्स का निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स में कितना पैसा लगा रखा है, फॉर्मूला क्या था अपना, आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल, कितनी है कैपिटल, 2 लाख रुपए, आपको लिखना है 2 लाख रुपए, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में दे रखा है ब्याज की दर 10% यानी 10/100, इंटू उसके बाद अपने को क्या दे रखा था, क्या निकालना था, मंथ, वेरी गुड। यहाँ पर डिवाइड बाय 12 था ही आपके, अब मंथ निकालने हैं। तो यहाँ ध्यान रखना कि जब पर एनम है और ओपनिंग डेट कुछ दे नहीं रखी है तो इसका मतलब वो पूरे साल भर की डेट है। तो इसका मतलब ऊपर भी 12 लिखेंगे, पूरे 12 महीने में से 12 महीने यानी पूरा साल भर हुआ है ना, 12 महीने और ये भी 12 महीने, 12 महीनों में से आउट ऑफ 12 मंथ्स, आउट ऑफ 12 मंथ्स यानी कि पूरा 1 ईयर होता है। 12 से 12 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 एक 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, 20,000 अमाउंट, यानी कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000 रुपए। तो सेम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे वाई के लिए भी, 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000 रुपए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिखेंगे एक्स और वाई। चलिए एक्स को कितना मिला, 20,000 रुपए। सेम ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है वाई के लिए, तो वाई का कितना हो जाएगा 10,000, इस तरह से 20 और 10 कितना हो जाएगा 30,000। अब दोस्तों देखना ये है कि आपके पास 60,000 रुपए का प्रॉफिट था, उस 60,000 में से आपने 30,000 तो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो आईओसी के नाम के। अब आपके पास कितने बचेंगे, 30,000 रुपए। अब जो 30,000 रुपए बचे हैं वो सीधा पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट। 15,000 सॉरी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 30,000 रुपए जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो 3:2 में करने हैं, यानी कि 30,000 के आपको पार्ट करने। तो चलिए पार्ट करके देखते हैं कि हर एक 1,000 को कितना मिलेगा।
तो देखिए प्रॉफिट कितना है आपके पास 30,000 इंटू रेशियो है 3 और 2 यानी कि डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई करना है 3 से। ठीक है, चलिए 5 से काटे कितना बार 6 बार और मल्टीप्लाई किया 3 से कितना हो गया 18,000 है ना। 5 को जब 30 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 6,000। तो 6,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे कितना आएगा 18,000। अगर 30,000 में से 18,000 में x को दे देता हूँ तो y के पास कितना बचेगा 12,000। तो x के कैपिटल में जाएंगे 18,000 रुपए और y के अकाउंट में जाएंगे 12,000 रुपए। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब फाइनली बैलेंस लिख देते हैं 60,000 और 60,000। ठीक है, टर्म कंडीशन थर्ड क्या थी अपनी आईओसी देना है 10% पर एनम है और प्रॉफिट कितना है 60,000 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन वही है एक्स और वाई पार्टनर है, किस रेशियो में पार्टनर है 3:2 में पार्टनर है और उसके बाद 2 लाख 1 लाख इन्होंने कैपिटल लगा रखी है, आईओसी 10% देना है, प्रॉफिट आपका 60,000 है। तो सबसे पहले प्रॉफिट को 60,000 आपको लिखना है 60,000 में सबसे पहली कंडीशन अपने को आईओसी ही देना है। तो आईओसी के हिसाब से अपने इंटरेस्ट एंड कैपिटल कैलकुलेट किया था 2 लाख का 10% 20,000 रुपए, फिर उसके बाद 1 लाख का 10% 10,000 रुपए। 20 और 10 दोनों को मिला के दे दिए कितने हजार 30,000। 60,000 में से जब 30,000 बांट चुके हैं तो अपने पास कितना बचा 30,000 रुपए। इस 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 यानी कि 3 पार्ट इसको मिलेंगे 2 पार्ट इसको मिलेंगे। 30,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना देखा था जैसे पिछले क्वेश्चन में किए हैं। अब क्या करेंगे जब 30,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 18,000 और 12,000 रुपए इनके अकाउंट में आएंगे। तो इस तरह से टर्म कंडीशन थर्ड